हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। हम लोग ग्रामर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सेगमेंट डिस्कस कर रहे थे, प्रोनाउन। पिछले लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, हम लोग पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन पे डिस्कशन कर रहे थे। आज हम लोग उसके आगे डिस्कशन करेंगे। जिन लोगों ने भी पिछला पार्ट नहीं देखा है, मैं सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जाकर के पिछला पार्ट देखें, तभी इस पार्ट में उनको सारी चीज़ें कंप्लीटली क्लियर हो पाएंगी। हम लोग यहाँ से कुछ चीज़ों पे पहले बात कर लेते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन करूँगा आपसे कि हम लोग नाउन की डेफिनेशन से वाकिफ होते हैं, परिचित होते हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। कल भी मैंने आपसे कहा था कि द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। शब्द जो प्रोनाउन की प्लेस पे यूज किए जाएंगे, जो शब्द जो नाउन की प्लेस पे यूज किए जाएंगे प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन और बनते हैं। आप कभी इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं पे क्वेश्चन अगर आपसे घुमा करके पूछना हुआ, तो वो एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन करता है कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग करते क्यों हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग करते क्यों हैं, और नाउन की जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग करने का उद्देश्य हमारा क्या होता है। ठीक है, तो हमें ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें, बहुत कुछ यहाँ से आपको इंटरेस्टिंग जानने के लिए मिलेगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। पूरी ग्रामर, द होल ग्रामर विल बी टॉट ऑन दिस चैनल फ्री ऑफ कास्ट। पूरी ग्रामर पढ़ाई जाएगी, फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाई जाएगी। तो हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग थे कल में हमने पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन की बात की थी, तो हमने आपको 8 प्रकार के पार्ट्स पे बताया था कि हम लोग इनका डिस्कशन आज अपने इस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें से कि हम लोगों ने 3 पार्ट डिस्कस कर लिए थे। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल के बाद हमने डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। होता क्या है इनके, इनसे क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, रूल्स क्या क्या होते हैं इनमें। और तीसरा हमने डिस्कस किया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आज हम लोग फ्रेंड्स इसके आगे डिस्कस करेंगे कि आगे के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसकी थारो स्टडी करते हैं, देख लेते हैं। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। नाम से ही क्लियर है, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। ठीक है, ऐसे प्रोनाउन जो किसी इंडेफिनिट पर्सन प्लेस के लिए यूज किए जाएंगे, इंडेफिनिट पर्सन प्लेस या थिंग के लिए यूज किए जाएंगे, वो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएंगे। द प्रोनाउन दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ इंडेफिनिट पर्सन प्लेस और थिंग, या द प्रोनाउन दैट आर यूज्ड फॉर इंडेफिनिट पर्सन प्लेस और थिंग आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसमें हमारे कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ से याद रखना, यहाँ पे 3 तरीके के प्रोनाउन का डिवीजन होता है। एक वो प्रोनाउन जिनके लास्ट में बडी लगा होता है, एक वो प्रोनाउन जिनके बाद में वन लगा होता है, और एक वो प्रोनाउन जिनके बाद में थिंग लगा होता है। ठीक है, तो जिनके बाद में बडी लगा होता है, 4 वर्ड होते हैं, उन्हीं 4 से 12 प्रोनाउन बनते हैं। ठीक है, वो 4 वर्ड कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। एवरी हो गया, एनी हो गया, सम हो गया और नो हो गया। तो याद रखना, इन्हीं चारों को जब इनमें हम लोग इंप्लीमेंट करते चले जाएंगे तो हमारे 12 प्रोनाउन बनेंगे। सबसे पहले हमारा बनेगा एवरीबॉडी, दूसरा बनेगा एनीबॉडी, तीसरा बनेगा समबॉडी और चौथा बनेगा नोबॉडी। अगला बनेगा एवरीवन, अगला बनेगा एनीवन, अगला बनेगा समवन, और लास्ट वन विल बी नो वन। नेक्स्ट एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, और लास्ट वन विल बी नथिंग। तो हमारे 12 प्रोनाउन बन गए। कौन कौन से? पहला बना एवरीवन, एनीवन, समवन, नोवन। ठीक है, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग। यहां से क्वेश्चन ये नहीं होगा कि कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउन हमारे हो जाएंगे। जैसे आल हो जाएगा, इसी में नन आ जाता है। ठीक है, ये सारे भी हमारे प्रोनाउन इसी में आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा यही से होता है। याद रखना,
जिन वर्ड के बाद में बडी या वन लगा होगा, बडी या वन लगा होगा मतलब एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, इनका प्रयोग हम पर्सन के लिए करते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए करते हैं। और जिनके बाद में थिंग लगा होगा, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, याद रखना इनका प्रयोग हम थिंग्स के लिए करते हैं, वस्तुओं के लिए करते हैं। तो यहां से हमारा रूल क्या बनता है, याद रखना कि अगर कहीं पर प्रोनाउन के तौर पे, इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नोवन या एनीवन दिया गया है, तो इनके लिए बडी के केस में चूंकि ये पर्सन के लिए यूज होते हैं, इनके लिए जो हमारे प्रोनाउन यूज होते हैं वो ही और उसके केसेस का प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं। मतलब अगर सब्जेक्ट के तौर पे इन प्रोनाउन को दिया गया है तो आगे जो भी आएगा वो ही और उसके केसेस का प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा। जिन वर्ड्स के लास्ट में थिंग लगा होगा, मतलब कहीं पे एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग दिया गया है, तो इनके लिए अगर कोई प्रोनाउन यूज करना है तो इट और उसके केसेस का प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा। हम रूल अगर देखें इसका, अगर हम इसका रूल का इंप्लीमेंटेशन देखें तो ये थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। हम लोग देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं पूरा। मैंने आपसे कहा कि कहीं पे एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, नोवन या नन कुछ भी लिख दिया जाए, नोवन या नन, या इसी में बडी लगा दिया जाए, एवरीबडी, somebody, anybody and the last one will be nobody। मैंने कहा इनका प्रयोग आप पर्सन के लिए करेंगे, और अगर इनके अल्टरनेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो किसका प्रयोग करेंगे हम, ही और उसके केसेस का। कैसे करेंगे, मान लो कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां से हम सेंटेंस कह दें कि एवरीवन हैज bought its own cycle, everyone has bought its own bicycle। ठीक है, आपने देखा, मैंने आपसे कहा कि सॉरी आपने हमको एवरीवन लेना था। हाँ, ये भी याद रखिएगा कि जितने भी प्रोनाउन होते हैं, चाहे वो बडी लगाओ, चाहे वन लगाओ, चाहे थिन लगाओ, इनको सिंगुलर मान के चलते हैं। एवरीवन हैज बॉट इट्स ओन साइकिल, हर कोई अपनी खुद की साइकिल लेकर आया है। मैंने कहा एवरीवन के लिए अगर आगे कोई प्रोनाउन यूज किया जाएगा तो ही और उसके केसेस का किया जाएगा। हमने किया किसका है, यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रयोग कर दिया है इट्स, मतलब सेंटेंस हमारा यहाँ पे गलत हो गया, और सेंटेंस इंप्रूव करने के लिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, हमें याद रखना होगा हम किसका प्रयोग करेंगे, हिज का। सही सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, एवरीवन हैज बॉट हिज ओन साइकिल। एक सेंटेंस और हम देख लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि nobody is ready, R-E-A-D-Y, nobody is ready to donate। अगर हम यहाँ पे आगे ब्लड की बात करें तो हमने बताया ही और उसके केसेस का प्रयोग होगा, तो हम हिज ब्लड का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपने देखा कि सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे नोबडी का यूज किया गया है, यहाँ पे नोबडी का यूज किया गया है, और यहाँ पे हमने इसके लिए किसका प्रयोग किया, अल्टरनेटिव प्रोनाउन के तौर पे हिज का प्रयोग किया। तो हमें याद रखना होगा कि इनके लिए किसका प्रयोग, ही और उसके केसेस का प्रयोग। इसी का जस्ट एक्सेप्शनल केस आता है कि अगर कहीं पे बडी या वन ना लगा हो करके, बडी या वन ना लगा हो करके इनके बाद में थिंग जोड़ दिया जाए, इन्हीं वर्ड्स के बाद में थिंग जोड़ दिया जाए, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, मान लो कि आपके साथ में एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग दे दिया जाए। तो याद रखना, मैंने आपसे बताया कि अगर ये वर्ड्स कहीं पे दिए गए हैं तो इनके लिए जो अल्टरनेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे हम, वो किसका यूज करेंगे, इट और उसके केसेस का। ठीक है, हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल ये कहता है, एक एग्जांपल देख लेते हैं, और यहां से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। सेंटेंस हम लिख दें, एवरीथिंग
हर चीज was on his right place, हर चीज अपने सही स्थान पर थी। मैंने बताया कि एवरीथिंग ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होगा, निर्जीव चीजों के लिए यूज होगा, तो इसके लिए किसका प्रयोग होगा, इट, और उसके केसेस का मतलब हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, ऑन इट्स राइट प्लेस। ठीक है, तो सही सेंटेंस बनेगा हमारा एवरीथिंग वाज ऑन इट्स राइट प्लेस। ठीक है, तो याद रखेंगे कि कहीं पे एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी का प्रयोग किया गया, तो इनके लिए ही और उसके केसेस का प्रयोग किया जाएगा। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग के लिए जिनके बाद में थिंग लगा होगा, इनके लिए हम प्रयोग करेंगे किसका, इट और उसके केसेस का। ठीक है, तो ये होता है हमारा कौन सा प्रोनाउन, ये होता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, हाँ यहाँ से एक चीज याद रखना, आल एक ऐसा वर्ड है, आल एक ऐसा वर्ड है, अगर ये क्वांटिटी बताता है, अगर ये किसी चीज की मात्रा को बताने का काम कर रहा है, तो वहां पे हम इसको सिंगुलर मानेंगे। मींस ये सिंगुलर भी होता है, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जब ये किसी चीज की क्वांटिटी को बताएगा तब तो ये सिंगुलर होगा। जब ये किसी चीज की क्वांटिटी को बताने का काम करेगा, then it will be considered singular. If all shows number of anything, in that case we will consider it plural. तो याद रखना, अगर ये नंबर को शो करता है, तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, प्लूरल मान के चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि ऑल, सब कोई वहां मौजूद था या सारे लोग वहां मौजूद थे, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कि ऑल वर प्रेजेंट देयर, ऑल वर प्रेजेंट देयर। मैंने बताया आपसे कि अगर ऑल क्वांटिटी शो करता है किसी चीज की, तो ये सिंगुलर में यूज होगा, और अगर ये नंबर या संख्या बताने के लिए यूज किया जा रहा है तो ये प्लूरल होगा। ठीक है, तो ये था आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। हम अपने नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप होता है हमारा, द नेक्स्ट वन विल बी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाम से स्पष्ट है, रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्ट करता है। और रिफ्लेक्ट किसको करता है, ये स्वयं को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये स्वयं को रिफ्लेक्ट करता है, या अगर आपको इसको हिंदी में कहें तो हिंदी में जो स्वयं होता है, स्वयं वर्ड होता है, वो ये इसकी मीनिंग को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जैसे मैंने अपना काम स्वयं किया है, उसने अपना काम स्वयं किया है, तो याद रखना आई के लिए, आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो माई सेल्फ होता है। वी का आवर सेल्व्स होता है। मोस्टली आप एक चीज याद रखेंगे कि जिन वर्ड्स के लास्ट में एफ होता है, जब हम उनका प्लूरल बनाते हैं तो हम वीईएस जोड़ देते हैं, लेकिन मीनिंग में मैंने कहा मोस्टली ऐसा होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि यही होता है, बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं इसके। जैसे हम नाइफ कह दें तो नाइफ का प्लूरल क्या बनेगा, नाइव्स बनेगा, KNIVES। वाइफ अगर हम कहते हैं तो वाइफ का प्लूरल क्या बनेगा, WIVES। ठीक है, हम इसी तरीके से वोल्फ कह दें तो वोल्फ का प्लूरल क्या बनेगा, वोल्फ, WOLVES। इसी तरीके से सेल्फ का प्लूरल क्या बनेगा, सेल्फ बनता है। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, जैसे हम सेफ लिख दें, CHEF, सेफ का प्लूरल सेफ्स बनेगा, रूफ का प्लूरल रूफ्स बनेगा। ठीक है, हम सीधे सीधे एफ में ही एस जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि ऐसा ही हो, बट मोस्टली ये चीजें होती हैं कि जिन वर्ड्स के लास्ट में एफ होता है, एफ को हम वहां से रिप्लेस करके उसके बाद में वीईएस जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आई का हो गया माई सेल्फ, वी का हो गया अवर सेल्व्स, यू का योर सेल्फ भी होता है, और योर सेल्फ के साथ साथ योर सेल्व्स भी होता है। ठीक है, ही का हमारा क्या बन जाएगा, ही का हिमसेल्फ हो जाएगा। मैंने कहा ये सिंगुलर वर्ड है, ये सिंगुलर वर्ड है, इसलिए हम एफ का प्रयोग करेंगे। शी का क्या हो जाएगा, शी का हमारा हरसेल्फ हो जाएगा, सी का हरसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देख लें, अगर हम इट कह दें तो इट का क्या हो जाएगा, इट सेल्फ हो जाएगा, इट का इट सेल्फ हो जाएगा। और दे का देम, चूंकि ये प्लूरल होता है, देम सेल्व्स हो जाएगा, THEMSELVES, देम सेल्व्स।
ठीक है। तो आई का माई सेल्फ, वी का अवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का यू का दोनों बनता है योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का देम सेल्फ। हाँ, सवाल ये उठता है कि फिर इनका यूज कैसे करते हैं या क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछे जाएंगे। तो कभी कभी जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए जब आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो वहां पे ये क्वेश्चन कर लिया जाता है। मान लो आपसे उन्होंने क्वेश्चन ऐसे कर लिया, क्वेश्चन आपसे ये हो गया कि he has done his work himself, उसने अपना काम स्वयं किया है, ठीक है। और आपसे यहाँ पे अंडरलाइन करके पूछ लेंगे कि द अंडरलाइन पार्ट, जो अंडरलाइन पार्ट होगा वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, या फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच इन अंडरलाइन पार्ट या अंडरलाइन वर्ड। तो याद रखेंगे कि पहली चीज तो ये प्रोनाउन है, पहली चीज तो ये प्रोनाउन है। और प्रोनाउन में भी अगर आपसे पूछ ले कि पर्सनल है, रिफ्लेक्सिव है, इंडेफिनिट है या इंट्रोगेटिव है, तो याद रखना कैसा प्रोनाउन बनेगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। हाँ, इनको हम सेल्फ प्रोनाउन भी कहते हैं, इनको हम एक नाम और भी देते हैं और वो नाम हमारा क्या होता है, सेल्फ प्रोनाउन। सेल्फ प्रोनाउन इसीलिए कहते हैं कि इनके वर्ड्स के लास्ट में सेल्फ या सेल्व्स लगा होता है, ठीक है। तो यही रीजन होता है, दिस इज द बेसिक रीजन व्हाई वी कॉल दीज वर्ड्स सेल्फ प्रोनाउन आल्सो, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे। पहचानने के लिए अगर कहीं पे कोई वर्ड आता है तो ऐसे क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन होता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला हमारा पार्ट होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पहली चीज तो रेसिप्रोकल समझ लीजिए। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक। पारस्परिक का भी हिंदी अर्थ समझ लीजिए आप। पारस्परिक का मतलब होता है जो म्यूचुअल रिलेशनशिप बनती है, जो म्यूचुअल रिलेशनशिप बनती है उसको हम पारस्परिक कहते हैं या इंग्लिश में रेसिप्रोकल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम लोग फेसबुक यूज करते हैं तो उसमें नीचे लिख करके आता है म्यूचुअल फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड 25 135 ऐसे करके। तो म्यूचुअल का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति आपका भी मित्र है और आपके मित्र का भी मित्र है, ठीक है। तो वो एक बनता है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप बन जाती है वहां पे, कि जो संबंध उस व्यक्ति का आपसे है वही संबंध आपका अपने मित्र से है और वही संबंध आपके मित्र का उस व्यक्ति के साथ में है। जैसे हम यहाँ पे ले लें, ये ए महोदय थे, ये बी महोदय हैं, ये सी हैं, ठीक है, और तीनों मित्र हैं, तो तीनों के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे दो वर्ड आते हैं और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ प्रोनाउन। पहला वर्ड होता है ईच अदर और दूसरा वर्ड हमारा होता है वन अनदर। दोनों की हिंदी मीनिंग सेम होती है, बोथ हैव द सेम हिंदी मीनिंग, और दोनों की हिंदी मीनिंग क्या होती है, एक दूसरे से। एक दूसरे से आप प्रैक्टिस सेट उठा करके देख लीजिएगा, यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच अदर एंड वन अनदर। देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ईच अदर का प्रयोग हम तब करते हैं जब चीजों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या दो होती है। इफ देयर आर टू पर्संस आर, इफ देयर आर टू थिंग्स, वी विल मेक यूज ऑफ ईच अदर। अगर दो चीजें हैं तो ईच अदर का यूज करेंगे, और दो से ज्यादा चीजें हैं, दो से अधिक चीजें हैं, तो याद रखना दो से अधिक के केस में हम किसका यूज करेंगे, वन अनदर का, ठीक है। जैसे हम एक सेंटेंस देख लें, हम पहला सेंटेंस हम देख लें, जैसे द टू फ्रेंड्स आप ले लेते हैं, द टू फ्रेंड्स, दो मित्रों ने shared the problem, the two friends shared the problem with each other. The two friends shared the problem with each other. दो मित्रों ने एक दूसरे के साथ अपनी समस्याएं साझा की, ठीक है। तो याद रखना
फ्रेंड्स कितने? 2। मैंने आपसे कहा कि जब व्यक्ति या वस्तु, इफ देयर आर 2 पर्सन आर थिंग्स, 2 persons are 2 things, we will make use of each other। तो सेंटेंस हमारा कहने का मतलब सही है। लेकिन यहीं पे हम अगला सेंटेंस ले लें। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम कह दें कि अगला सेंटेंस हम देख लें, I saw 5 soldiers quarreling with each other। I saw 5 soldiers quarreling with each other। मैंने 5 सोल्जर्स को देखा क्या करते हुए? लड़ते हुए। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ पे क्या आ गई? दिक्कत यहाँ पे आ गई कि सोल्जर्स कितने हमारे? सोल्जर्स 5। और मैंने बताया कि जब चीजों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या 2 से ज्यादा हो जाएगी तो हम ईच अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर हम उस केस में किसका यूज करेंगे? उस केस में हम वन अनदर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम ईच अदर को रिप्लेस कर देंगे किससे? वन अनदर से। ठीक है, तो हमारा सही सेंटेंस जो बनेगा, वो बनेगा I saw 5 soldiers quarreling with each other। जैसे हम कहते हैं कि all the guests has shaken their hands, all the guests has shaken their hands with one another। ठीक है, all the guests है, ये प्लूरल में है तो हम यहाँ पे have लेके चलेंगे। all the guests have shaken their hands with one another। इस केस में आपने देखा कि गेस्ट जो थे वो बहुत सारे थे। जो गेस्ट से कहीं ये नहीं बताया गया कि 2 थे। अगर आपसे पर्टिकुलरली ये बताया जाए कि 2 गेस्ट थे तब तो आप ईच अदर का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज के केस में अगर आपको संख्या नंबर नहीं दी गई है कि देयर आर 2 गेस्ट अगर होता तो हम यहाँ पे ईच अदर का यूज करते। लेकिन गेस्ट कितने, संख्या के विषय में नहीं पता है, केवल प्लूरल में दिया गया है। और अगर केवल प्लूरल में दिया जाता है तो ऐसे केसेस में आप हमेशा याद रखिएगा, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, आप किसका यूज करेंगे? वन अनदर का। तो कहने का मतलब अवर सेंटेंस इज कंप्लीटली करेक्ट। ठीक है, तो याद रखेंगे ईच अदर का प्रयोग और वन अनदर का प्रयोग। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, कई बार नहीं, मैं बता दूं लगभग हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ईच अदर का प्रयोग तब करेंगे जब व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या 2 होगी, और वन अनदर का प्रयोग तब करेंगे जब व्यक्तियों की या वस्तुओं की संख्या 2 से अधिक होगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे अपने। रूल्स भी हम आपको साथ साथ पढ़ाते हुए चल रहे हैं। थोड़े रूल्स ही बाद में बचेंगे, तो जो भी रूल्स इससे कोरिलेट करते हुए हैं हमने आपको वो सारे बता दिए। कुछ रूल्स बचेंगे, उसके लिए हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारा जो प्रोनाउन होता है वो बचता है इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। दोनों को हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। रीजन, दोनों के वर्ड लगभग सेम वर्ड। जो वर्ड रिलेटिव में काम करते हैं वही इंट्रोगेटिव में काम करते हैं, और जो वर्ड इंट्रोगेटिव में काम करते हैं वही रिलेटिव में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं वो मैं आपको बता दूं। देखिए, पहले तो समझ लीजिए इंट्रोगेटिव का मतलब वो आप जानते होंगे, इंट्रोगेट करना, किसी से कुछ पूछना। When we ask something या when we ask someone something, we ask something to someone to know anything। जब हम कुछ जानने के उद्देश्य से, कुछ जानने के पर्पस से किसी से कुछ पूछते हैं तो जिन वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है वो सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो रिलेट करने का काम करते हो। ठीक है, जो
एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ रिलेट करते हो या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेट करने का काम करते होंगे, वो सारे वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं, रिलेटिव कहलाते हैं। याद रखना WH टाइप वर्ड इंट्रोगेटिव भी होते हैं और WH टाइप वर्ड इंट्रोगेटिव और रिलेटिव दोनों होते हैं। अब सवाल उठता है कि WH टाइप वर्ड होते क्या हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, दुनिया के जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, आप गूगल कर लीजिए, गूगल बाबा आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा सहूलियत भरे होते हैं। जितने भी दुनिया के क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो या तो W से स्टार्ट होते हैं और या तो H से स्टार्ट होते हैं, चाहे who हो, whose हो, whom हो, when हो, where हो, why हो, how हो, how much हो, how many हो, ठीक है, कुछ भी हो, however हो, ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो या तो W से स्टार्ट होते हैं या तो H से स्टार्ट होते हैं। तो जो WH टाइप वर्ड होते हैं वो इंट्रोगेटिव भी होते हैं और जो WH टाइप वर्ड होते हैं वो रिलेटिव भी होते हैं। हाँ, यहां से रिलेटिव में एक वर्ड एडिशनल जुड़ जाता है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है। लेकिन यहां से याद करने वाली चीज ये होती है कि जितने भी WH टाइप वर्ड होंगे, जितने भी WH टाइप वर्ड होंगे वो इंट्रोगेटिव भी होंगे और वो इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ रिलेटिव भी होंगे। अब सवाल ये उठता है कि कब वो इंट्रोगेटिव होंगे, कब वो रिलेटिव होंगे। तो याद रखना यहां से वही चीज होती है कि अगर किसी WH टाइप वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए या ऑक्सिलरी कह लीजिए, अगर किसी WH टाइप वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो याद रखना वो कैसा बनेगा, हमारा वो इंट्रोगेटिव बनेगा। लेकिन अगर किसी WH टाइप वर्ड के बाद, किसी WH टाइप वर्ड के बाद या तुरंत बाद कोई सब्जेक्ट बोले तो नाउन या प्रोनाउन आ जाए, कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए, तो वही WH टाइप वर्ड किसका काम करेगा, रिलेटिव का काम करेगा। ठीक है, मैं फिर से दोहरा दूं, ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, बहुत प्यारी लाइन होती है और पूरे का सिनॉप्सिस होती है रिलेटिव और इंट्रोगेटिव का। कोई भी WH टाइप वर्ड अगर उसके तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है या जिसको आप ऑक्सिलरी कहते हैं वो आ रही है तो वो इंट्रोगेटिव होगा। अगर कोई WH टाइप वर्ड है और उसके तुरंत बाद आपने सब्जेक्ट का यूज कर दिया है, सब्जेक्ट मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया है, तो याद रखना वो किसके तौर पे काम करेगा, वो रिलेटिव वर्ड के तौर पे काम करेगा। हम एग्जांपल देखेंगे तब ये जाकर के ज्यादा क्लियर होगा। हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कुछ, जैसे WH टाइप वर्ड में हम लोग पहले तो वर्ड लिख लेते हैं, जैसे हम कहते हैं व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ एटसेट्रा। मैंने बताया यहां से रिलेटिव में एक वर्ड दैट एडिशनल जुड़ जाता है, ठीक है, तो रिलेटिव में दैट एक एक्स्ट्रा वर्ड होगा, बाकी ये वर्ड भी रिलेटिव का काम करेंगे, रिलेटिव का भी काम करेंगे और इंट्रोगेटिव का भी काम करेंगे। जैसे हम पहला एग्जांपल ले लें, हम सेंटेंस कह दें आई नो व्हाई हैज ही नॉट कम। यहां से क्वेश्चन बनता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैं बता दूं वो 70% लोग उसको गलत करके आते हैं, ठीक है, तो याद रखना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कैसे बनता है वो मैं अभी क्लियर करूंगा आपको। सेंटेंस लिखा हुआ है आई नो व्हाई हैज ही नॉट कम। आपने देखा हमने व्हाई का प्रयोग किया यहाँ पे, ठीक है, WH टाइप वर्ड है और व्हाई के बाद में हमने क्या लगा दिया, हैज लगा दिया, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। कहने का मतलब मैंने बताया कि अगर WH टाइप वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई, WH टाइप वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई तो क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा। और WH टाइप वर्ड के बाद में, अगर WH टाइप वर्ड के बाद में तुरंत बाद में अगर सब्जेक्ट आ गया, नाउन या प्रोनाउन आ गई, तो रिलेटिव बनेगा। तो आपने देखा वाई के बाद में हमने हैज का प्रयोग किया। कहने का मतलब सीधा सा हुआ कि ये किसके तौर पे काम कर रहा है, इंट्रोगेटिव के तौर पे। तो इसका हिंदी अर्थ, जो हिंदी मीनिंग जो निकलेगी वो निकलेगी आई नो व्हाई हैज ही नॉट कम। मैं जानता हूं वो क्यों नहीं आया है, ठीक है। दूसरा हम यहीं पे ले लें इसी का, आई नो why he has not come, ठीक है, I know why he has not come। अब आपने देखा why यहां पे भी यूज है, लेकिन
वाई के तुरंत बाद में किसका प्रयोग है, सब्जेक्ट का प्रयोग है, प्रोनाउन का प्रयोग है, तो यहां पे किसका काम करेगा, रिलेटिव का काम करेगा। ठीक है, तो इसका जो हिंदी मीनिंग इसकी, हाँ याद रखना, इंट्रोगेटिव के तौर पे काम करेगा तो बाद में क्वेश्चन मार्क, और रिलेटिव के तौर पे ये वर्ड काम करेंगे तो बाद में फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है, तो इसका जो हिंदी मीनिंग निकल के आएगी, सेंटेंस की जो हिंदी मीनिंग निकल के आएगी वो आएगी आई नो, मैं जानता हूं, व्हाई ही हैज नॉट कम, जिसलिए वो नहीं आया है। वहां पे था वह क्यों नहीं आया है, यहाँ पे मैं जानता हूं वो जिस लिए नहीं आया है। ठीक है, एक अच्छा सा एग्जांपल अगला भी देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं I know where he lives, और अगला हम कहते हैं I know where does he live, I know where does he live। आपने पहले सेंटेंस में देखा वेयर के बाद में किसका प्रयोग, ही का प्रयोग, प्रोनाउन का प्रयोग, सब्जेक्ट का प्रयोग। कहने का मतलब ये रिलेटिव के तौर पे काम करेगा, तो इसके बाद में मैंने बताया था क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ पे आपने देखा वेयर वर्ड के तुरंत बाद में किसका प्रयोग है, डज का प्रयोग है। कहने का मतलब यहाँ पे ये कैसे काम करेगा, एज एन इंट्रोगेटिव वर्ड काम करेगा। और अब मैंने बताया है आपसे कि अगर इंट्रोगेटिव के तौर पे काम करेगा, अगर इंट्रोगेटिव के तौर पे काम करेगा तो हम इसके लास्ट में किसका प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो याद रखना WH टाइप वर्ड के तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो वो इंट्रोगेटिव के तौर पे काम करेंगे, और WH टाइप वर्ड के तुरंत बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, तो कैसे काम करेंगे, रिलेटिव वर्ड के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों का, हाँ यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि मान लो आपको सेंटेंस कुछ ऐसे दे दिया जाए, नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, वेयर मिस्टर शर्मा लिव्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए। और आपसे स्पॉटिंग एरर के तौर पे वेयर, इसको थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट में एरर हो जाएगी। अभी हम इसको लेते हैं, हम कहते हैं कि आई नो वन नोज वेयर दे हैव गॉन, कोई नहीं जानता है। मैंने बताया वेयर के बाद में दे आया हुआ है, मतलब वेयर के बाद में दे आया हुआ है मतलब ये बन जाएगा रिलेटिव। ठीक है, तो आई नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, वेयर दे हैव गॉन, जहां वो गए हैं। अब आपको स्पॉटिंग एरर में ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया, और आपका चौथा पार्ट हो जाए नो एरर का डी पार्ट। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आप गलती कहां पे कोड करेंगे, गलती आप यहां पे कोड करेंगे। नॉर्मली अगर हम देखें, मैंने बताया कि अगर वेयर का प्रयोग रिलेटिव के तौर पे किया गया है तो हम बाद में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। लेकिन एक रूल इंग्लिश का हमेशा याद रखना कि इंग्लिश ग्रामर में कभी भी पंक्चुएशन की गलती नहीं मानी जाती है। पंक्चुएशन की गलती नहीं मानी जाती मतलब यहाँ पे कॉमा, सॉरी यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा दे, सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन हम इसको गलत नहीं मानेंगे। हाँ, हम पंक्चुएशन के हिसाब से सेंटेंस में पहले करेक्शन करेंगे, ना कि हम पंक्चुएशन में करेक्शन करेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर में कभी भी पंक्चुएशन की गलती नहीं मानी जाएगी। तो जो सेंटेंस है हमारा, नो वन नोज वेयर दे हैव गॉन, क्वेश्चन मार्क हमारा ये दिखाता है, हम क्वेश्चन मार्क में कोई चीज नहीं करेंगे, क्वेश्चन मार्क हमारा दिखाता है कि सेंटेंस को इंट्रोगेटिव होना चाहिए था, लेकिन हमने बना कैसे दिया इसको, एज रिलेटिव। तो सही सेंटेंस जो हमारा बनेगा तो क्या हो जाएगा, नो वन नोज, क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो सिर्फ एक काम करेंगे, हैव को पहले ले आएंगे, दे को बाद में लिख देंगे, और सेंटेंस क्या बन जाएगा, नो वन नोज वेयर हैव दे गॉन। याद रखना, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि इंग्लिश ग्रामर में पंक्चुएशन की गलती नहीं मानी जाएगी, क्वेश्चन मार्क के हिसाब से, फुल स्टॉप के हिसाब से हम आगे करेक्शन करेंगे। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं, एंड दिस वन विल बी आवर लास्ट सेंटेंस। हम अगर कह दें
कि मिस्टर शर्मा knows where is his son studying, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया जाए और लास्ट वन विल बी नो एरर। पहला पार्ट आपका ए हो गया मिस्टर शर्मा नोज, दूसरा हो जाएगा हिज सन में बी, तीसरा स्टडीइंग में, और चौथा आपका नो एरर का बी। ठीक है, अब सवाल उठता है कि नो एरर लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज कर दूं, नो एरर, ये डी पार्ट हो गया। ठीक है, अब सवाल उठता है कि आपने देखा कि लास्ट में फुल स्टॉप है और मैंने बताया कि पंक्चुएशन की गलती नहीं मानी जाएगी। पंक्चुएशन की गलती नहीं मानी जाएगी मतलब हम फुल स्टॉप ये दिखाता है कि सेंटेंस में सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए था, और हमने लिखा किसमें है, हमने देखा कि डब्ल्यू टाइप वर्ड के बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, या वेयर के बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। हेल्पिंग वर्ब ये दिखाती है कि सेंटेंस कैसा बन गया, इंट्रोगेटिव, और बाद में लगा क्या है, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप के हिसाब से हम इसमें करेक्शन करेंगे और थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा। जहां पे वेयर इज हिज सन है वहां पे वेयर हिज सन इज। ठीक है, तो याद रखना बहुत सारे लोग होंगे इसको गलत कर देंगे। हाँ, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग करते क्यों है। ठीक है, हालांकि मैंने कल ये पिछले लेक्चर में बता दिया, अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे उसको तो बहुत सारी चीजें आपको नहीं जानने को मिलेंगी। मैंने आपसे बताया था कि प्रोनाउन की डेफिनेशन ये होती है कि द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की प्लेस पे वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। दूसरी चीज, हम किसी भी नाउन को एक सेंटेंस में बार बार रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि रिपीट, अगर नाउन बार बार रिपीट होगी तो सेंटेंस की फ्लुएंसी खत्म हो जाएगी। तो सेंटेंस की फ्लुएंसी को हम रिटेन करने के लिए या बरकरार रखने के लिए हम नाउन की जगह पे किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे नाउन के पार्ट्स थे। कल हम लोग जो भी रूल बच रहे होंगे इससे रिलेटेड वो डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और धन्यवाद।